हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी कैंडिडेट्स, क्लास आज की स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज की क्लास में होने वाला है। ये सेशन आपका लगभग 2 और 3 डेज अगो मैंने शेड्यूल किया था, बट उसके बीच में बहुत सारी क्लासें मैंने और करा दी, जिसके कारण आपका ये सिलेबस, ये वाला जो टॉपिक है वो नहीं हो पाया था। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आ जाइएगा सभी कैंडिडेट्स, उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग रजनी, शत्रुघ्न, प्रीति मित्तल, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और एक बार मुझे कंफर्म करिए, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्टडीज एंड एसे। ओके, ये क्या है? एक कलेक्शन है एसेज का, शॉर्ट स्टोरीज का और प्रोज राइटिंग्स का। इसको लिखा गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा और ये बहुत ही पॉपुलर इनका एक कलेक्शन है। इससे बेस्ड पिछली बार 2021 के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर। तो हम आज इसको कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे इनके प्रोज वर्क हैं, एसेज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो सभी को तो आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, बट वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो एक बार मुझे कमेंट करिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है या नहीं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, ज्ञान प्रकाश, इंग्लिश विद जाकिर अली, गुड इवनिंग सभी लोगों को। मोहित कुमार, गुड इवनिंग। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पेड क्लास में एडमिशन चाहते हैं, वे आर अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, ड्रामा ऑफ आइडियाज, वेरी गुड। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्टडीज एंड एसे। एग्जामिनेशन में ज्यादातर इतना ही पूछा जाता है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसका जो पूरा टाइटल है वो क्या है? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्टडीज एंड एसे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। बेसिकली आपको शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पर प्रोज राइटिंग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी, कोई स्पेसिफिक शॉर्ट स्टोरी इसमें नहीं है। एसेज हम बोल सकते हैं कि इट इज कंप्लीटली अ कलेक्शन ऑफ एसेज। इट मींस प्रोज राइटिंग का ये कलेक्शन है। एंड अदर पीस ऑफ राइटिंग रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी एंड इट वाज ओरिजिनली इश्यूड इन 1912। 1912 में इसको पहली बार कंप्लीटली पब्लिश किया गया था, जब बुक फॉर्म में। ये आपको याद रखना है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दीज पीसेज वर ओरिजिनली पब्लिश इन पीरियोडिकल्स। यानी इनिशियली ये जो राइटिंग है, इसके अंदर जितने जो पीसेज हैं वे सभी जो पब्लिश किए गए थे पीरियोडिकल एसेज में, पीरियोडिकल मैगजीन में पब्लिश किए गए थे। जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे फोर्टनाइटली रिव्यू है, स्क्राइबर्स मैगजीन है, इंग्लिश रिव्यू है, एटलांटिक मंथली है, सेंचुरी मैगजीन है, नेशन और आई विटनेस और डेली न्यूज है। ऐसे कुछ वीकली न्यूज़पेपर और मैगजीन में इनके जो इश्यूज थे, जो राइटिंग थे, ठीक है ना, ये पब्लिश किए गए थे। एंड फाइनली इट वाज पब्लिश्ड इन 1912। 1912 में इसको एज अ टाइटल ऑफ द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी द स्टडी एंड एसेज के रूप में पब्लिश किया गया था। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो पिछली बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था। द एसेज इन दिस कलेक्शन फीचर्स प्रोज पीसेज। इसमें आपको प्रोज, मोस्टली प्रोज पीसेज हैं on a number of subjects जैसे लाइफ, डेथ, the injustice of society and author's viewpoint on drama। तो ऑथर का जो व्यू पॉइंट है ड्रामा पर, इस पे क्वेश्चन आया था कि इन विच वर्क जॉन गाल्सवर्दी एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन ड्रामा। आपका आंसर था द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये आपको याद रखना है। तो नाउ वी हैव स्टार्ट। इस कलेक्शन में जितने टॉपिक आपको देखने के लिए मिलते हैं वे सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओरिजिनली इसको इसी शेड्यूल में पब्लिश किया गया था। द कलेक्शन एज ओरिजिनली इश्यूड अपीयर्ड इन दिस ऑर्डर इन 1912। इसके 2 पार्ट हैं, यानी इस कलेक्शन में 2 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। पार्ट 1 में है कंसर्निंग लाइफ और पार्ट 2 में है कंसर्निंग लेटर्स। तो कंसर्निंग लाइफ में इसका जो पहला प्रोज पीस है वो है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा है क्वालिटी, मैगपी ओवर द हिल 3rd नंबर पर है। शीप शेयरिंग है, इवोल्यूशन है, राइडिंग इन मिस्ट, द प्रोसेशन और अ क्रिश्चियन, विंड इन द रॉक्स, माई डिस्टेंस रिलेटिव, द ब्लैक गुड मदर, गॉड मदर,
द ग्रैंड जूरी गॉन थ्रेसिंग, दैट ओल्ड टाइम प्लेस, रोमांस, थ्री ग्लिम्स, मेमोरीज और फैसिलिटीज। ये जितने जो वर्क हैं यहाँ पर, ये जो पीस ऑफ लिटरेचर है, ये सभी कैसे हैं, ये प्रोज पीस है, यानी प्रोज में लिखे हुए हैं। ओके, और ये किस तरीके के हैं, इसमें कुछ फिलोसॉफिकल राइटिंग है, कुछ क्रिटिकल एसेज हैं, यानी कि टोटल ये राइटर के अपने खुद के ओपिनियन पर लिखे हुए प्रोज पीस हैं। दूसरा जो पार्ट है कंसर्निंग लेटर्स, इसमें आपको कुछ इंपोर्टेंट लेटर्स के रूप में प्रोज पीस मिलेंगे, जैसे अ नोवेलिस्ट एलिगरी, सम प्लेंटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा। इसमें इन्होंने आइडिया ऑफ ड्रामा पर बात की है, ड्रामा के बारे में इन्होंने विचार रखे हैं अपने, किस तरीके के ड्रामा और किस तरीके के उस पर बेस्ड आइडियाज होने चाहिए। मेडिटेशन ऑफ फाइनलिटी, वांटेड स्कूलिंग ऑन अवर डिसलाइक ऑफ थिंग्स एज दे आर, और द विंड स्ट्रॉस अबाउट सेंसरशिप। इसमें इन्होंने सेंसरशिप के बारे में बात कही है। और वेग थॉट्स ऑन आर्ट, इसमें इन्होंने आर्ट के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंट पीस ऑफ लिटरेचर है। जो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्टडी एंड एसे नाम का इनका जो कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज और एसेज का, इसमें ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका टॉपिक नंबर 1, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसका फिलोसॉफिकल मीनिंग है शांति का घर या शांति का सराय, जहां पर बहुत सेरेनिटी आपको देखने के लिए मिलती है, शांति मिलती है, किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। एक नेचुरल फेनोमेना आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपकी हिल होंगी, माउंटेन्स होंगे, रिवर होंगे, लेक होंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी होगी, जो कि एक तरीके का हाउस है। ठीक है ना, एक पिंक और रेड कलर में एक हाउस है, जहां पर राइटर जो है, नरेटर अपने एक कंपेनियन के साथ में जा रहा है उस सेरेन एरिया में, उस हिल एरिया में, जहां पर ये बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को, ब्यूटीफुल थिंग्स को, जितने भी नेचुरल जो एस्पेक्ट है, नेचुरल फेनोमेना है, उन सभी को ये देखता है। उसी समय पर क्या होता है, इनकी मुलाकात एक प्रोपराइटर से होती है, एक मॉडर्न डे कैंडिडेट है जो अमेरिका में रहा था और इंग्लिश बोलता था। तो उस अमेरिकन कैंडिडेट के साथ में इनका जो कन्वर्सेशन है, उस पर यहाँ पर फिलोसॉफिकल क्रिटिकल थिंकिंग और बोल सकते हैं कि एक तरीके का विचार विमर्श किया गया है। उस एरिया में इन्होंने जो चीज़ें देखी, उन चीज़ों को देखने के बाद में जो नरेटर है कंटेम्पलेशन मोड में, यानी सोचनीय अवस्था में आ जाता है, और नेचर का ह्यूमन बीइंग के साथ में कैसा रिलेशनशिप है, किस तरीके का डिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का नेचर के प्रति, और खुद राइटर का क्या आइडिया था, क्या दृष्टिकोण था नेचर के प्रति। जो शेरेन एरिया है, जो प्लेस है, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एस्पेक्ट का है, और जो लोग वहाँ पर हैं, जैसे कि प्रोपराइटर ऑफ द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो एक मॉडर्न डे का आदमी है, जो उस इनका नाम बदलना चाहता है। तो इन सारे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स पे क्रिटिकली राइटर के जो विचार हैं, राइटर किस तरीके से इन लोगों के साथ में इंटरकनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें इस प्रोज पीस में कही गई हैं। तो वैसे जब आप इसको पढ़ोगे तो कोई सार आपको इसमें समझ में आएगा नहीं। जैसे बेगन के ऐसे आप लोगों ने पढ़े हैं, ऐसे आप इस ऐसे को पढ़ते चले जाओगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि बात कहाँ की कहाँ हो रही है, किस थीम पर हो रही है, इसका मेन टॉपिक क्या है। तो उसी चीज़ के विकल्प के रूप में मैंने इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिससे एग्जाम पर्पज से जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो सारी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, बात करते हैं द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की, कि इस प्रोज पीस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सेटिंग एंड डिस्कवरी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो नरेटर है अपने कंपेनियन के साथ में घूमने गया है, और घूमने गया है कहाँ पर गया है, उस सेटिंग की बात होती है। द सीन इज सेट ऑन अ पिक्चरस्क्यू इटालियन कोस्ट। ठीक है ना, एक इटालियन कोस्ट पे समुद्र के किनारे की सेटिंग है। एंड दिस कोस्ट इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद द एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी, जैसे ओडिसियन कोस्ट। ठीक है ना, यानी कि एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी से एसोसिएट करने की कोशिश की है राइटर ने इस इटालियन कोस्ट की। अंडर अ क्लियर ब्लू स्काई, यानी बहुत ही साफ बादल था, आकाश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। द नरेटर एंड देयर कंपेनियन कम अक्रॉस अ पिंक हाउस, जिसका नाम है ऑस्टेरिया डी ट्रैंक्विलिटा।
ये नाम आप लोगों को याद रखना है। उस जगह पर घूमते घूमते राइटर जो है ऑस्टेरिया डी ट्रैंक्विलिटा नाम की एक रेड पिंक कलर की एक बिल्डिंग के पास में पहुंचता है, जिसका नाम क्या है, जिसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखा जाए तो क्या है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ओके, जिसके ऊपर हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है। और ये कहां पर है, अमेडिस्ट, पाइन, जूनिपर, साइप्रस एंड ऑलिव ट्रीज। ठीक है ना, ये सारे पेड़ हैं जो उसको घेरे हुए खड़े हुए हैं, मतलब एक फॉरेस्ट्री एरिया है। ठीक है ना, एक जंगल तरीके का है, बहुत ही नेचुरल एस्पेक्ट वहां का है, जहां पर राइटर यानी नरेटर अपनी कंपेनियन के साथ में गया हुआ है। ये इसकी सेटिंग है और ये डिस्कवरी है जहां पर राइटर जाना चाहता है। ओके, गुड इवनिंग अभिषेक, सरिता, अर्चना, ममता, ऑस्टेरिया डी ट्रैंक्विलिटा। ठीक है ना, अब इतना हमने यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया 2 लाइनों में। जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा। हर पॉइंट एक क्वेश्चन का रूप ले सकता है अगर क्वेश्चन इससे आते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वन, द प्रोपराइटर। क्वेश्चन आ जाए प्रोपराइटर कौन है, तो प्रोपराइटर कौन है, ये वही कैंडिडेट है जिस जगह पर ये लोग घूमने गए हैं वहां पर उनको एक मॉडर्न अमेरिकन कैंडिडेट, अमेरिकन पर्सन मिलता है। वही प्रोपराइटर है जो कि इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी का मालिक मान रहे हैं ये लोग उसको। द प्रोपराइटर, द इन्स प्रोपराइटर अ जेंटलमैन इन बॉलर हेड। बॉलर हेड का मतलब यहां पर यह है कि जो बॉल करते हैं ना, बॉल फेंकते हैं लोग, उस तरीके की बॉलर हेड ये पहने हुए अपने सर पर। इज अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द सेरेन सराउंडिंग, यानी जो शांति प्रिय वातावरण है उस जगह का, उस वातावरण के जस्ट अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है इसका अपीयरेंस, किसका, प्रोपराइटर का। ओके, क्यों अपोजिट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश बोलता है ये, और ये अपने बारे में ये बताता है कि उसने अपना समय अमेरिका में गुजारा है। एंड हैज प्लान्स टू मॉडर्नाइज द इन। अब ये क्या करता है, जब राइटर यानी कि नरेटर और नरेटर का जो कंपेनियन है इससे इनके बारे में पूछता है कि आपकी जो इन है वो काफी शांति भरी है, यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है। तो ये बोलता है कि अब मैं इस इन का नाम बदलने वाला हूं, यानी अभी इसका नाम क्या लिखा गया है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब वो कह रहा है कि मैं इस इन का नाम और इसका जो एटमॉस्फियर है उसे चेंज करने वाला हूं। ओके, he plans to modernize the inn. His presence introduce a sense of incongruity. Incongruity का मतलब है असमानता या भेद, एक तरीके का विरोधाभास उसके प्रेजेंट से वहां पर प्रस्तुत हो रहा है, जो कि हाईलाइट कर रहा है क्या, एक क्लेश, एक तरीके की कलह प्रस्तुत कर रहा है बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी जो परंपरागत चीजें हैं वो उसके बीच में और मॉडर्निटी, आधुनिकता है उसके बीच में एक तरीके का क्लैश क्रिएट कर रहा है। क्यों, वहां का वातावरण इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है, सभी जगह पर शांति है, बट वह व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं इस एटमॉस्फेयर को चेंज करूंगा और इसका जो नाम है इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी से बदलकर कुछ और कर दूंगा। ठीक है ना, और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में क्लैश क्रिएट कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग। अब अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या है, अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग का मतलब है जो चीज नहीं उम्मीद की थी नरेटर ने, वो चीज उसको इस जगह पर मिल जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो जहां घूमने जा रहा है वहां पर उसको ऐसी अच्छी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो द डिस्कवरी ऑफ द हाउस इज सरप्राइजिंग। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो इनको मिल गई है उस जगह पर जिसकी इन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी कि ये मिल जाएगी, कभी कामना नहीं की थी, तो ये चीज एक सरप्राइजिंग है। एंड दे डिडंट एक्सपेक्ट टू फाइंड एनी ड्वेलिंग इन द रिमोट गॉड फिल्ड ग्रुप्स ओवरलुकिंग द सी, यानी कि इस तरीके का कहीं पर उन्होंने एटमॉस्फेयर एस्पेक्ट यानी कि एक्सपेक्टेड नहीं किया था, जो कि बकरियों से घिरा हुआ हो, एक तरीके का उपवन के तरीके से हो और समुद्र की तरफ देख रहा हो। ओके, मतलब समुद्र के किनारे फैला हुआ एक बगीचा, समुद्र के किनारे फैला हुआ एक फॉरेस्ट्री एरिया, इन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी उसकी, जो यहां पर उनको मिल गया है। एंड द नेम ऑस्ट्रेरिया डी ट्रैंक्विलिटी, ठीक है ना, फिक्स देयर इंटरेस्ट, और इसकी भी इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनको यहां पर इस तरीके का ऑस्ट्रेरिया डी ट्रैंक्विलिटी नाम का जो इन है या ये घर है वो मिल जाएगा।
इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सारी चीजें उनको यहाँ मिलेंगी, बट ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेडली उनको यहाँ पर मिल गई हैं। साइन ऑफ चेंज, इसकी एक और थीम है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। साइन ऑफ चेंज, इसके अंतर्गत हम किस चीज पर बात कर रहे हैं? तो डेस्पाइट द ट्रेडिशनल इटालियन सिंपलिसिटी ऑफ द बिल्डिंग देयर आर नोटिसेबल साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी कि जहां पर ट्रेडिशनल इटालियन सिंपलिसिटी है, परंपरागत रूप से इटली की जो नेचुरल फेनोमेना है, सिंपल सिटी है, सेरेनिटी वहां पर देखने के लिए मिल रही है, उसके साथ साथ इस एरिया में उसको कुछ मॉडर्न साइन भी दिखाई दे रहे हैं। मॉडर्न साइन का मतलब आधुनिकता उस एरिया में दिखाई दे रही है। एक तरफ तो ट्रेडिशनल लैंडस्केप है और दूसरी तरफ आधुनिकता भरी चीजें भी उसको दिखाई दे रही हैं। आधुनिकता से परिपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं? और स्किटल एले, स्किटल एले यानी वह जगह जहां पर स्किटल नाम का गेम खेला जाता है, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद इन द ऑलिव ग्रोव। यानी कि जो जैतून के पेड़ हैं, जैतून का जो बगीचा है, उस बगीचे के बीच में एक स्किटल एले बनाया गया है जहां पर स्किटल खेला जाता है। एंड 2 यंग साइप्रस, और जो शरू के पेड़ होते हैं, साइप्रस ट्री जो होते हैं, उनको बीच में से काट दिया गया, इस शेप में काट दिया गया है जैसे कि वो कैसे लग रहे हैं, एक कॉक और एक हैन के रूप में उनको काट दिया गया, यानी कि मुर्गा और मुर्गी की शेप दे दी गई है। किससे? साइप्रस ट्री से। और इस तरीके की शेप आधुनिक युग में लोग पेड़ पौधों को काटकर डिजाइन बनाते हैं। तो ये एक आधुनिकता का साइन है जो वहां पर देखने के लिए मिल रहा है राइटर को। एक ग्रामोफोन उनको देखने के लिए मिल रहा है, और ग्रामोफोन प्लेइंग म्यूजिक एंड इट्स सजेस्टिंग कॉस्मोपॉलिटन इन्फ्लुएंस, यानी जो महानगरीय प्रभाव है, महानगरीय छाप है, वो राइटर को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। किसके माध्यम से? ग्रामोफोन के माध्यम से, जो कि बज रहा है और म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है। तो साइन ऑफ चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है नरेटर को। इतनी सारी चीजें नरेटर को देखने के लिए मिली यहाँ पर। एनकाउंटर विद द प्रोपराइटर, यानी कि प्रोपराइटर जो मालिक है उसके साथ में मुलाकात कैसे होती है? ये कौन है? एक जेंटलमैन है, एक मॉडर्न पर्सन है जिसका अपीयरेंस कैसा है? बॉलर हैट है, बॉलर हैट पहने हुए ये सर पर, ठीक है ना, ब्राइट सूट है इसका, बढ़िया चमकीले कपड़े हैं, पिंक टाई पहने हुए है और येलो कलर के इसके बूट यानी कि जूते हैं, जो कि स्किटल एले के बीच में खड़ा हुआ है, उस प्लेग्राउंड के बीच में खड़ा हुआ है जहां पर स्किटल गेम खेला जाता है। ओके, ये इसका अपीयरेंस है। वो क्या करता है? इंग्लिश बोलता है और अमेरिका में रहा है, इंग्लिश बोलता है और कहां पर रहने वाला है? इसने अपना जीवन अमेरिका में गुजारा है, बट अभी यहाँ पर आया है घूमने के लिए और बता रहा है कि वो अमेरिका से आया है और इंग्लिश बोलना जानता है। नरेटर एंड हिज कंपेनियन एंगेज इन कन्वर्सेशन विद हिम, और जब ये उनको दिखाई देता है, किसको? नरेटर को, और नरेटर का एक कंपेनियन है जो वहां घूमने गया है, ये लोग इसको एक बहुत ही विद्वान और कई सारी भाषाओं का ज्ञाता समझ लेते हैं, एक महानगरीय, एक महान क्षमता का, एक महान ज्ञान का मालिक समझ लेते हैं, एक अच्छा व्यक्ति समझ लेते हैं, और इससे आदर सम्मानपूर्ण तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तब ये बताता है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं और मैं अमेरिका का रहने वाला हूं। और जब वो लोग सराय के बारे में बात करते हैं तो ये बोलता है कि अब मैं सराय का जो एटमॉस्फेयर है, जो नेचुरल फेनोमेना है, इनको चेंज कर दूंगा और इस सराय का नाम बदलकर, इसका सराय का जो नाम है उसको मैं बदल दूंगा, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी से क्या कर दूंगा? एंग्लो अमेरिकन होटल बना दूंगा इसको मैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज, यहां पर नरेटर को कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज का मतलब है यानी कि विरोधात्मक जो दृष्टिकोण है वो देखने के लिए मिलते हैं। किसके? प्रोपराइटर के। द प्रोपराइटर एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू चेंज द इन्स एटमॉस्फेयर एंड रीनेम इट, क्या नाम रखना चाहता है इसका? एंग्लो अमेरिकन होटल। वो इस इनका नाम एंग्लो अमेरिकन होटल रखना चाहता है और इसका जो शांति प्रिय वातावरण है उसको मॉडर्नाइज करना चाहता है, आधुनिक बनाना चाहता है। ओके, चलिए, जी हाँ, नेम चेंज एज एंग्लो अमेरिकन होटल। ओके, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। शांति की सराय, हाँ। तो ये जो चीजें हैं यानी कि प्रोपराइटर की जो सोच है, ये क्या एक्सप्रेस कर रही है? दिस कॉन्ट्रास्ट विद द पीसफुल एंड ट्रेडिशनल सेटिंग ऑफ द इन, यानी कि जो शांति प्रिय और जो परंपरागत रूप की जो सेटिंग है उससे एक विरोध की स्थिति क्रिएट कर रही है।
जैसी वर्तमान स्थिति है उसको वो बदलना चाहता है और मॉडर्न उसको बनाना चाहता है। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो राइटर यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ प्रोपराइटर। नेचुरल ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी, नेचुरल ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ये इसकी मुख्य थीम है जिस पर राइटर यहाँ पे बात करेगा। तो नरेटर एंड देयर कंपेनियन वॉक टू क्लिफ्स एज, यहाँ पर बहुत सारी घाटियां हैं, बहुत सारी चोटी हैं, बहुत सारे पहाड़ पर्वत, ठीक है ना, झरने वगैरह, पूरा एक नेचुरल लैंडस्केप है। तो ये कहाँ जाता है, एक क्लिफ के किनारे पे जाता है, एंजॉय करता है नेचुरल ब्यूटी और शांति का, और ऑब्जर्व करता है समुद्र के बारे में, वहां के पक्षियों के बारे में, और वहां की पूरी सराउंडिंग, पूरे फ्लोरा के बारे में। वहां की जो एयर है वो किससे भरी हुई है, सेंट से भरी हुई है, खुशबू से भरी हुई है, जो तरह तरह के पौधों से और तरह तरह के जो लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे निकल कर आ रही है। ओके, यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं जो नरेटर हैं, हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल रेफरेंस क्रिएट किया गया है। किसको देखकर किया गया, ये क्वेश्चन आ जाए कि किस किस का हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल रेफरेंस है। तो नरेटर मेंशन थियोक्रिटस, ठीक है ना, थियोक्रिटस का रेफरेंस दिया है जो कि एक ग्रीक पोएट हैं, और ओडिसियस का रेफरेंस दिया है जो कि एक लेजेंडरी ग्रीक हीरो हैं, और सजेस्ट किया है कि ये जो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इस लोकेशन के लिए इन लोगों का बहुत ज्यादा है। यानी ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर थियोक्रिटस क्या करता होगा, अपनी पोइट्री लिखता होगा, और ओडिसस क्या करता होगा, यहाँ पर आराम फरमाता होगा। ये जगह इतनी ज्यादा अच्छी है, ये जगह इन लोगों के लिए रही होगी इटली में। ओके, तो ही एंटीसिपेट द अपीयरेंस ऑफ द गॉड बोर्ड पेन, यहाँ पर वो एक गॉड बोर्ड पेन यानी कि पेन नाम का जो गॉड है ग्रीक, उसके बारे में बात करता है, जो कि मिथिकल फिगर है, एसोसिएट है नेचर एंड पेस्टोरल लाइफ से। इसके बारे में बताता है कि ये जो गॉड गोड फील्ड एरिया है, ये जो गार्डन है, ये जो फॉरेस्ट है, ये किसका होगा, ये इस गॉड का होगा। जो किसका गॉड है, नेचर और पेस्टोरल लाइफ का जो गॉड है उसका रहा होगा। यहाँ पर ये गॉड एग्जिस्ट करते होंगे। तो हमें 3 फिगर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, थियोक्रिटस, ओडिसियस और गॉड गोड पेन। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाएगा इससे तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स एंड फिलोसॉफिकल डिलाइट, तो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट तो पूरे ही पूरे यानी इस प्रोज वर्क में आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। नरेटर फाइंड्स इट इनकॉन्ग्रुअस दैट द मॉडर्न जेंटलमैन, जो कि बॉलर हैट, स्किटलेली, ग्रामोफोन, ये सारी चीजें देखता है, ये ऐसे नेचुरल लैंडस्केप में एग्जिस्ट करती हैं जो कि काफी एंशियंट शेट है, यानी पुराने तरीके से बना हुआ है। इसका नेचुरल फेनोमेना बहुत ही एंशियंट है, और यहाँ पर मॉडर्न चीजें उसे देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे एक आधुनिक व्यक्ति मिल रहा है, ग्रामोफोन मिल रहा है, ठीक है ना, और प्ले ग्राउंड मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मॉडर्न है, और यहाँ का जो लैंडस्केप है वो कैसा है, नेचुरल और एंशियंट से है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है फिलोसॉफिकल डिलाइट के साथ में। तो ये जो विरोधाभास है ये क्या क्रिएट कर रहा है, फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी और डिलाइट, जिसके कारण जो राइटर है कंटेम्पलेशन की कंडीशन में पहुंच जाता है, एक सोच विचार की कंडीशन में पहुंच जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह तो ये ट्रेडिशनल है, दूसरी जगह इसमें मॉडर्न चीजें मुझे देखने के लिए मिल रही हैं। सिंबोलिज्म ऑफ द इन, अब जिस इन की बात हो रही है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी की, वो किसका सिंबोलिज्म है, किसका सिंबल है, तो इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी सर्व एज अ माइक्रोकॉस्म, यानी कि एक सूक्ष्म संचार, एक छोटे से संचार के रूप में काम कर रहा है, एक छोटे से संसार के रूप में ये काम कर रहा है इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ओके, जो कि रिप्रेजेंट करता है को एग्जिस्टेंस ऑफ डिवर्स एलिमेंट, जो दुनिया की अलग अलग विभिन्न विभिन्न चीजों के एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। और जो ग्रामोफोन है, सिगार यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है मॉडर्न कैंडिडेट है जो अमेरिकन, ठीक है ना, बॉलर हेड है, वो क्या करता है, वो सिगार भी पीता है। तो ग्रामोफोन और सिगार ये सिंबलाइज करते हैं मॉडर्निटी को और ट्रेडिशनल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल का मतलब यहाँ पर नियंत्रण से है, क्या है, नियंत्रण से है। अब यहाँ नियंत्रण किस चीज का बताएगा राइटर, नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण जो है वो ह्यूमन नॉलेज की बात कर रहा है। नरेटर का जो
कंपेनियन है उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, और छोटी छोटी चीजों को देखकर उनकी कभी हंसी उड़ाता है। जैसे सेंटीपैड है, कान खजूरा जो होता है, उसको देखकर उसे घिन आती है कि कितना गंदा है, ठीक है ना। और जो बटरफ्लाई है, बीज हैं, उनको देखकर उसको बहुत अच्छा लगता है। तो राइटर यहाँ पर क्या करता है, जो ह्यूमन नॉलेज की लिमिट है उसको ओवरव्यू करता है। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, द नरेटर क्वेश्चन द आइडिया ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर ओन लाइफ। यानी कि दुनिया पर लोगों का कितना कंट्रोल है, उनकी नॉलेज का कितना कंट्रोल है, इस चीज पर वो विचार विमर्श करता है। वो सोचता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्रोप्राइटर्स अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज द इन एंड द एंड्योरिंग नेचर ऑफ द नेचर वर्ल्ड। यानी कि जो प्रोप्राइटर है वो उस इनको बदलना चाहता है, उस इनके एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। तो नरेटर एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स। वो वहां पर जितनी भी चीजें देखता है उस फॉरेस्ट्री एरिया में, उस सेरेन एटमॉस्फेयर में, उस नेचुरल फिनोमेना में, उन सभी चीजों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट बताता है कि वहां पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो सेंटीपेड्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, पेड़ पौधे हो, हर चीज का अपना महत्व है और हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। कोई भी चीज इतनी मामूली नहीं है कि उसका महत्व ही ना हो, और कोई चीज इतनी ज्यादा वास्ट नहीं है कि उसका महत्व ज्यादा हो जाए। हर चीज अपनी जगह पर सही तरीके से फिट है। तो नरेटर एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स टू द नेचुरल एलिमेंट। चाहे वो प्रोप्राइटर हो उसका भी उतना ही योगदान है, चाहे नेचुरल एलिमेंट हो उनका भी यूनिवर्स में उतना ही योगदान है। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि हर चीज, यानी कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर और प्रिंसिपल, कि दुनिया की हर चीज क्या है, इस पूरे कॉस्मिक, इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। कोई चीज छोटी नहीं है और कोई चीज बड़ी नहीं है। नेक्स्ट, एब्सर्डिटी ऑफ कंटेम्प्ट, यानी जब कोई व्यक्ति किसी की अवमानना करता है, किसी की अवहेलना करता है, तो किसी चीज की अवहेलना करने पर यहां पर राइटर ने अपने विचार रखे हैं। किसी चीज की अवहेलना यानी कि किसी चीज को घृणा की दृष्टि से देखना, उसके लिए राइटर के क्या विचार हैं, क्या किसी को घृणा से देखना अच्छी बात है या बुरी बात है। तो राइटर यहां पर इसको एब्सर्डिटी बताता है। तो नरेटर कंक्लूड दैट इट इज एब्सर्ड टू डिस्पाइज एनीथिंग। किसी भी चीज को घृणा की दृष्टि से देखना क्या है, एब्सर्डिटी है, गंदा है, ठीक है ना। और एनीवन एज ऑल आर पार्ट ऑफ यूनिफाइड होल, क्योंकि सभी लोग इस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, इसलिए किसी भी चीज को घृणा की दृष्टि से देखना एक तरीके से क्या है, पाप है, ठीक है ना। चलिए, वह यहां पर तर्क देता है कि कंटेम्प्ट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन। कंटेम्प्ट का मतलब किसी चीज से घृणा करना, किसी चीज का निरादर करना, किसी चीज की अवहेलना करना, किसी चीज की अवहेलना करना, अवमानना करना, ये क्या है, सेल्फ डिसेप्शन है, खुद को धोखा देना है, और एक तरीके से स्पिरिचुअल इग्नोरेंस इसको बताता है। और कोई व्यक्ति किसी की अवमानना कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, किसी को बहुत बेकार समझ रहा है, तो ये अपने आप को धोखा देना है कि ये बेकार है, क्योंकि हर चीज बराबर होती है। ये राइटर का, जो नरेटर है, उसका मानना है। एक्सेप्टेंस एंड हार्मनी। एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार करना किसी चीज को, हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य बनाना। तो ये पैसेज हमें क्या थीम बता रहा है, इस पैसेज की थीम क्या है, ये जो पैसेज है ये प्रमोट करता है उस मैसेज को, उस संदेश को जिसमें एक्सेप्टेंस हमें दिखाई देता है, ठीक है, सामंजस्य हमें दिखाई देता है, और इंटरकनेक्टेडनेस हमें दिखाई देती है हर चीज के बीच में। तो नरेटर फाइंड्स पीस इन अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स। नरेटर बाद में यही पाता है, नरेटर बाद में यही समझता है, नरेटर को यही पता पड़ता है कि यहाँ जितनी भी चीजें हैं जो वो देख रहा है, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और हर चीज का अपना अपना बराबर महत्व है। इसलिए किसी चीज को हम बोल सकते हैं कि अवमानना के तौर पे, बुराई के तौर पे, घृणा के तौर पे नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट,
सिंबोलिज्म ऑफ द बी एंड सेंटीपेड्स, यहां पर हमें बी और सेंटीपेड्स के रेफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो द बी एंड सेंटीपेड रिप्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी जो बी है वो एक अलग एस्पेक्ट क्रिएट करता है लाइफ का, और सेंटीपेड जो है वो एक अलग एस्पेक्ट प्रेजेंट करता है। सेंटीपेड का मतलब होता है, जो आप लोगों ने कनखजूरा देखा है, ईंटों के नीचे निकल आता है, बरसात के सीजन में पेड़ पौधों के नीचे निकल आता है, इसके बहुत सारे पैर होते हैं, ठीक है ना, एक कीड़े के तरीके से होता है। तो बी और सेंटीपेड जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लाइफ के। तो बी जो है वो ब्यूटी, और जो सेंटीपेड है वो अगलीनेस के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। इंडस्ट्रियलनेस एंड स्लोनेस, बी जो है इंडस्ट्रियलनेस यानी कि मेहनत करने वाले जीव जंतु के रूप में है, और सेंटीपेड जो है वो स्लोनेस के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्वेश्चन आ जाए दोनों का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो याद रखिएगा बी किसके लिए है, ब्यूटी और इंडस्ट्रियसनेस के लिए है, सेंटीपेड किसके लिए है, अगलीनेस और स्लोनेस के लिए है। द बी इज एडमायर्ड फॉर इट्स इंडस्ट्रियसनेस एंड ब्यूटी, यानी जो मधुमक्खी है वो इंडस्ट्रियसनेस अपनी मेहनत मतलब मेहनती गुण के लिए और अपनी सुंदरता के लिए एडमायर की गई है इसमें, जबकि सेंटीपेड सीन एज रिपल्सिव, सेंटीपेड को एक तरीके से घृणास्पद जीव के रूप में देखा गया है जिसको कोई पसंद नहीं करता। ये क्या है, ये दोनों सिंबल हैं। ओके, नेक्स्ट इस पैसेज में आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिवर्सिटी। डिवर्सिटी का मतलब है विविधता, विभिन्नता, ठीक है ना, अनेकता। तो इस पैसेज में हर चीज को एक्सेप्टेंस के लिए देखा गया है, हर चीज को एक्सेप्ट किया गया है, हर चीज को यूनाइटेड बनाने की कोशिश की गई है, यूनाइटेड रखने के लिए राइटर ने यहां पर जोर दिया है। नरेटर्स रियलाइजेशन दैट बोथ द बी एंड सेंटीपेड्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिवर्सिटी, यानी कि राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, रियलाइजेशन है कि बी मधुमक्खी और जो सेंटीपेड है कनखजूरा है, दोनों ही इस नेचर के इंपोर्टेंट पार्ट हैं, दोनों ही एक्सेप्टेड हैं, इसलिए वो पूरे तरीके से विभिन्नता को एक्सेप्ट करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो दिस एक्सेप्टेंस इज की थीम, इस पूरे पैसेज की जो की थीम है वो क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिवर्सिटी। ओके, थ्रू आउट द पैसेज। नेक्स्ट द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, अब इसमें एग्जिस्टेंस की जो मिस्ट्री है वो भी देखने के लिए मिलेगी। नरेटर सजेस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ द सेंटीपेड, अब सेंटीपेड क्योंकि वो एक घृणास्पद जीव है, लोग उसको पसंद नहीं करते, तो एक सेंटीपेड के जीवन के बारे में जानना भी ब्रह्मांड के बारे में जानने के बराबर राइटर बताते हैं कि हम सेंटीपेड के बारे में कितना जानते हैं। जब हम उस चीज के बारे में जानते ही नहीं है तो उससे हम घृणा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, राइटर का मानना यह है कि अगर हम उस चीज के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं तो हम उसे घृणा करने के हकदार हैं, कि वो घृणा के लायक है। हम सेंटीपेड के बारे में जानते ही नहीं है तो हम उससे घृणा क्यों करते हैं। ओके, तो राइटर कहता है कि नॉलेज कैन बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, जो ज्ञान है वो दो धारी तलवार होती है। क्यों? इट कैन बोथ रिवील एंड ऑब्सक्योर द मिस्टीरियस ऑफ एग्जिस्टेंस, ज्ञान दो धारी तलवार है अकॉर्डिंग टू नरेटर, क्योंकि ये रहस्यों को उजागर भी करती है और रहस्यों को छुपाकर भी रखती है। यही रीजन है कि हम सेंटीपेड के बारे में कुछ जानते नहीं है, बस उससे घृणा करते हैं। तो हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मानवीय ज्ञान की जो सीमा है उसके बारे में राइटर यहां पर बोलते हैं। नरेटर इस चीज को स्वीकार करता है कि जो मानवीय समझ है, मानवीय ज्ञान है, वो कैसा है, लिमिटेड है। देयर विल ऑलवेज बी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट रिमेन मिस्टीरियस, और संसार में, यूनिवर्स में हमेशा ऐसा कुछ न कुछ बना रहेगा जो मिस्टीरियस रहेगा, ह्यूमन अप्रोच के परे रहेगा, जहां तक मानवीय ज्ञान की सीमा नहीं है। ओके, दिस रियलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ बोथ ह्यूमिलिटी एंड वंडर, और यही लिमिटेडनेस, ठीक है ना, यही लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किस चीज का सोर्स है, ये सोर्स है विनम्रता का और आश्चर्य का। अगर व्यक्ति सब कुछ जान जाएगा तो उसके अंदर विनम्रता का भाव नहीं रहेगा, उसे एक वेनिटी हो जाएगी, घमंड हो जाएगा, मैं सब कुछ जान गया। तो कम जानना, इंसान का कम जान पाना ही उसके विनम्रता का क्या है,
सोर्स है, इसीलिए उसको एक तरीके से लिमिटेड कर दिया गया है कि उसे हर चीज की नॉलेज नहीं हो सकती। और यही एक आश्चर्य का विषय भी है कि वो सब कुछ जान ही नहीं सकता कभी। ओके, चलिए, द वैल्यू ऑफ डिफरेंट परसेप्टिव्स, यानी कि अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनकी जो वैल्यू है वो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं। ही रिकॉग्नाइज द पीपल हैव डिफरेंट परसेप्टिव्स एंड बिलीव्स दीज डिफरेंस आर नॉट नेसेसरीली नेगेटिव, यानी कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग एस्पेक्ट होता है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन ये विचार एक दूसरे से अलग हो सकते हैं लेकिन नकारात्मक नहीं हो सकते, सब अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। तो राइटर एम्फेसाइज हियर द इंपोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, ये पॉइंट नोट कर लेना। राइटर ने किस चीज पर जोर दिया है? टॉलरेंस यानी सहनशीलता पर और समझदारी पर यहाँ पर जोर दिया है। ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, राइटर ने यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी के बारे में बात करी है कि पूरा जो सनसेट है, ठीक है ना, ब्यूटी है, हार्मनी है, नेचुरल वर्ल्ड है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड ये जो नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल वर्ल्ड है, ये सर्व करता है किसके लिए? अ रिमाइंडर ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ अप्रिसिएटिंग एंड प्रिजर्विंग नेचर। नेक्स्ट की थीम इसकी लर्न कर लीजिएगा, की थीम पर क्वेश्चन आए तो आ सकता है। की थीम है इसकी टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता और परंपरागत जो चीजें हैं उनके बीच में एक जस्टापोजिशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, एक विरोधाभास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। एब्सर्डिटी ऑफ कंटेम्प्ट, किसी की अवहेलना करना एक तरीके की बेतुकी बुराई है। ओके, द इंपोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड हार्मनी, यानी कि किसी चीज को स्वीकार करना और उससे सामंजस्य बनाना, ये इसकी इंपोर्टेंट थीम है। पूरे पैसेज का सिग्निफिकेंस देखा जाए तो द पैसेज ऑफर अ फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन एंड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। दूसरा है इट एनकरेज रीडर्स टू क्वेश्चन देयर परसेप्टिव्स एंड एम्ब्रेस द डिवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस पैसेज से रीडर को खुद को क्वेश्चन करने का एक प्रोत्साहन मिलता है कि अपने अंदर झांकें, क्या वो सही है या गलत है, और जो डिवर्सिटी है नेचर की, यूनिवर्स की, उसको एक्सेप्ट करें, विभिन्नता में अपने आप को एम्ब्रेस करें। तो द इमेजरी एंड सिंबोलिज्म क्रिएट अ थॉट प्रोवोकिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात कर लें, द बी एंड सेंटीपेड सिंबलाइज द डिवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, यानी जो मधुमक्खी है और सेंटीपेड है ये विभिन्नता को दर्शाते हैं और जीवन की जटिलता के बारे में एक्सप्रेशन देते हैं। पूरा पैसेज जो है उससे हमें यह पता पड़ता है कि राइटर हर चीज को अप्रिशिएट करना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरीके का एस्पेक्ट क्यों ना हो, चाहे अगलीनेस हो चाहे ब्यूटी हो, हर चीज को वो अप्रिशिएट कर रहा है। और ये हाईलाइट करता है लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानवीय समझदारी की जो सीमित यानी कि कैपेसिटी है उसके बारे में, और इंपोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो हमने इसको पूरे तरीके से यहाँ पर समझ लिया है, इसको भी आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। और अगर आप इस पूरे प्रोज पीस को पढ़ोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, जिसमें जितनी इंपोर्टेंट चीजें थी वो मैंने सारी पॉइंट वाइज आपको करा दी, अब उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए मैं देखता हूं किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इंग्लिश में जाकिर अली, दीपा और नीतू सिंह, गुड इवनिंग, प्रीति मित्तल, आलोक गौतम, सरिता, रजनी सिंह। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, फिर हम चलते हैं और नेक्स्ट मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ, अगर आप लोग चाहेंगे तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो।